जैसा कि मित्रों हम इकोनॉमी के अंतर्गत बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे थे कि जो बैंकिंग की व्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आरबीआई सैद्धांतिक के आधार पर जो 1934 का एक्ट था उसके तहत आपने को पता होना चाहिए कि आरबीआई को पावर दी गई थी, राइट। जबकि अन्य जो बैंकें स्थापित की जाती हैं तो उन बैंकों को जो पावर दी जाती है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत दी जाती है। जबकि आरबीआई को जो पावर दी जाती है वो केवल केवल 1934 अधिनियम के तहत दी जाती है, राइट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आप जानते हो कई प्रकार की बैंकें आती हैं। कई प्रकार की बैंकें आती हैं। एक तो ऐसी बैंकें आती हैं जो शेड्यूल कमर्शियल बैंकें होती हैं और दूसरी बैंकें ऐसी आती हैं जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकें होती हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंकें इस प्रकार की बैंकें होती हैं जो बैंकें 1949 के तहत स्थापित की जाती हैं। उन्हें 1934 के जो धाराएं होती हैं, 1934 की जो एक्ट की जो धाराएं होती हैं अर्थात उनकी अनुसूचियां होती हैं, उन अनुसूचियों में उन्हें सूचीबद्ध कर दिया जाता है, राइट। जबकि आप जानते हो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकें ऐसी होती हैं जो 1934 का जो जो अनुसूची फर्स्ट एवं सेकंड अनुसूची है उसके तहत उनको सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। जबकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक को सूचीबद्ध कर दिया जाता है लेकिन उनको जो लाइसेंस की सुविधा दी जाती है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत दी जाती है। तो इसके विषय में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकें कौन कौन सी होती हैं और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकें कौन कौन सी होती हैं। तो इनको आज थोड़ा हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसी बैंकें बहुत सारी हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, राइट, जहां पर सीधा सीधा जो नियंत्रण है वो गवर्नमेंट का रहता है। और कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जहां पर प्राइवेट संस्थाओं वो काम करती हैं, तो ऐसी बैंकें भी देखने को मिलेंगी। कुछ कॉरपोरेट क्षेत्र की बैंकें होती हैं, कुछ विदेशी बैंकें भी होती हैं। और इस प्रकार की जो बैंकें हैं, राइट, इस प्रकार की जो बैंकें हैं इनका जो कारोबार है वो अलग अलग है। ओके, इनका कारोबार अलग अलग है लेकिन इनको जो नियंत्रण किया जाता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। लेकिन आप जानते हो आरबीआई भी क्या करती है, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत उसको नियंत्रण करती है, राइट। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 है उसके तहत उसको नियंत्रण करती है। जबकि आप जानते हो इसमें हस्तक्षेप रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, भारत सरकार क्या करती है इन चीज़ों को देखती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंकें जो हैं उनका अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की भले ही नहीं है लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 में उनको सूचीबद्ध किया जाता है, राइट। आरबीआई का जो 1934 है एक्ट है उनके तहत उनको सूचीबद्ध किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि अगर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं जैसे सीआरआर है या आरआर है या एमएसएफ है, राइट, तो इनके तहत अगर किसी प्रकार की कैलकुलेशन होती है, राइट, जैसे कि कम या ज़्यादा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए तो इन बैंकें जो रेगुलेट की जा रही हैं, जो स्थापित की जा रही हैं, तो इन बैंकों पर एक समान रूप से प्रभावी होगा, राइट। यानी कि जितना सरकारी बैंक की बैंक पे ये लागू होता है उतना ही प्राइवेट बैंक या कोई भी जैसी निजी बैंक हो या कोई कॉरपोरेट बैंक हो, हर बैंक पे ये लागू हो जाता है। लेकिन आप जानते हो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंकें होनी चाहिए, समझ रहे हो, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसी बैंकें होनी चाहिए जो लेना और देना यानी कि उधारकर्ता भी हो या उधार लेती हो या उधार देती हो या दोनों टाइप की होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जो बैंकें होती हैं इन बैंकों पर क्या होता है कि जो 1934 अधिनियम का जो एक्ट है उसमें अनुसूची 2 है उसके तहत जो भी प्रावधान उसमें किए गए हैं उन प्रावधानों के तहत आप जानते हो क्या होता है, इनको नियंत्रण किया जाता है। तो अब बात यही आती है कि बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था बैंकिंग सिस्टम, जैसा कि मित्रों हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और बैंकिंग सिस्टम में मैंने आपको कुछ चीज़ें संबंधित से रेलिवेंट मैंने चीज़ें बता दी थी। जैसे बैंकिंग सिस्टम में आप जानते हो कुछ ऐसी बैंकें होती हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की जो मैंने आपको बताया था सूची 2 है, वैसे उसकी 5 सूची पहले थी, अब वर्तमान में 2 सूची हैं। तो उन 2 सूचियों के तहत उनको सूचीबद्ध किया जाता है। तो उसमें जो सेकंड नंबर की सूची है उसके तहत किया जाता है, उसके अंतर्गत ही किया जाता है। जबकि पहली अनुसूची जो है वो एक्चुअली में देखा जाए बैंकिंग सिस्टम का जो कैटेगराइज है, जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, राइट। और जबकि आप जानते हो शेड्यूल बैंकें और जो अनुसूची 2 है उसके अंतर्गत आप जानते हो जितनी भी बैंकें बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत स्थापित की जाती हैं उनको क्या किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। तो बैंकिंग अधिनियम में आप जानते हो
सॉरी बैंकिंग सिस्टम आप के अंतर्गत आप जानते हो दो प्रकार की बैंकें आती हैं। पहला तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें आती हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंकें यानी कि शेड्यूल वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, और दूसरे पे आती है नॉन नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये किस प्रकार की बैंकें होती हैं, ये किस प्रकार की बैंकें होती हैं, यानी कि इस पर किस प्रकार का नियंत्रण होता है आरबीआई का और इस पर किस प्रकार का होता है। और इसमें आप जानते हो कि बैंकिंग जो सिस्टम है, राइट, इस पे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता आरबीआई का ही नियंत्रण है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकें जो होती हैं इस पर सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, इस पर प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण रखती है। जबकि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकें ऐसी होती हैं क्योंकि इसमें आप जानते हो जो बैंकिंग अधिनियम 1949 होता है वो इन पे लागू नहीं होता है, राइट, वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे लागू नहीं होता क्योंकि आप जानते हो वो नॉन है, यानी कि वो बैंक तरीके की तो हैं लेकिन वो बैंक नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक अर्ध बैंकिंग प्रकार की होती है, यानी कि अर्ध बैंक होती है जो देखी जाए पूर्णतः बैंक की तरह काम नहीं करती है। कुछ बैंक का सिस्टम इसको संभालना पड़ता है लेकिन कुछ नहीं संभालना पड़ता है, इसलिए आप जानते हो ये नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकें होती हैं। जबकि शेड्यूल कमर्शियल बैंकें होती हैं ये पूर्ण रूप से बैंकिंग ही होती हैं, ये पूर्ण रूप से बैंकें ही होती हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंकें हों, चाहे वो सरकारी बैंकें हों, चाहे किसी भी क्षेत्र की बैंकें हों, राइट। अगर वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत है तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उनको अनुसूची 2 सूचीबद्ध किया जाएगा। ओके, चलिए, जैसे कोई भी बैंक स्थापित होती है तो सबसे पहले तो 2000 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उसको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद 1949 के तहत बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत उसको लाइसेंस दी जाती है, राइट। और 1934 एक्ट के तहत जो अनुसूची 2 है उसमें उसको सूचीबद्ध किया जाता है। तो इतना समझ में आना चाहिए। तो देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंकिंग के अंतर्गत कुछ और भी आप जानते हो कि कुछ मानदंड दिए गए हैं या कुछ शर्तें रखी गई हैं। जैसे कोई बैंक अगर स्थापित होती है, मान लो कोई बैंक अगर स्थापित हो रही है, कोई भी आप एग्जाम्पल में ले लो, चाहे बंधन बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, कोई प्राइवेट बैंक ले लो, चाहे कोई एसबीआई सरकार की बैंक ले लो, राइट। जैसे स्थापित होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले आप जानते हो उसे बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत, यानी कि वो बैंकिंग है, अगर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आती है तो अधिनियम 1949 के तहत उसे क्या किया जाएगा, लाइसेंस की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे 1956 है इसका, सॉरी 2000 का जो 13 है, ठीक है, जो कंपनी अधिनियम है, जो कंपनी अधिनियम है इसके तहत क्या होता है कि कोई बैंक स्थापित होती है तो रजिस्टर की जाती है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो उसको कुछ ऐसे कुछ प्रमाणिक दस्तावेज दिए जाते हैं या कुछ ऐसी रजिस्ट्री दी जाती है ताकि वो इस चीज़ को प्रमाणित कर सके कि हमारी जो बैंक है वो कहीं ना कहीं सरकार गवर्नमेंट से या इस कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन है, राइट, कंपनी अधिनियम के तहत वो रजिस्ट्रेशन है। तो वो बैंक क्या होती है, वो विस्थापित होती है। अब क्या होता है कि जब वो स्थापित हो जाती है तो फिर उसको बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस लेना होता है। बिना लाइसेंस के कोई बैंक नहीं काम कर सकती है। अगर देखो अब एक चीज ऐसे समझ लो कि कंपनी अधिनियम 2013 है, इसमें तो ये भी बैंकें रजिस्ट्रेशन कराती हैं, सुनना ध्यान से, इसमें ये भी बैंकें रजिस्ट्रेशन कराती हैं, लेकिन इसमें और इसमें बेसिक अंतर ये है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकें वे सभी बैंकें होती हैं जो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत क्या होता है उनको बैंकिंग लाइसेंस की सुविधा दी जाती है। जबकि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकें वो होती हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्ट्रेट तो होती हैं लेकिन बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत उनको लाइसेंस की सुविधा नहीं दी जाती है। इतना माइंड में क्लिक कर लो आप। दूसरी बात है कि इनको क्या होता है कि इन्हें बैंकिंग अधिनियम 1949 स्थापित करने के बाद तो फिर क्या है कि आरबीआई क्या करती है, इसका जो एक्ट है 1934 वाला, इसकी अनुसूची जो 2 है, राइट, अनुसूची जो सेकंड नंबर की है, इस अनुसूची में अब क्या किया जाता है, इन बैंकों को मतलब कि सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ठीक, सूचीबद्ध यानी कि इसे उस बैंक में लिखित कर दिया जाता है, अनुसूची 2 में लिखित कर देते हैं कि ये जो बैंक है इस प्रमाणिक चीजों से ये क्या है, लेस है, राइट। अब बात ये आती है कि मान लो अगर कोई बैंक किसी प्रकार की दिवालिया हो रही है या उसका जो भी ओनर है वो किसी प्रकार से दिवालियापन कर रहा है या उसके पास में पर्याप्त वो निधि नहीं है, जो आप जानते हो क्या बोलाते हैं, एमएसएफ को, वो सॉरी उसको क्या उसे क्या बोलते हैं, एसएलआर को क्या कर सके, मेंटेन कर पाए, राइट। तो ऐसी बैंकों को क्या किया जाता है कि आरबीआई क्या करती है,
सूचीबद्ध जो बैंक की गई है उस बैंक को अनुसूची 2 से वो हटा भी सकती है, राइट। तो ये जो अनुसूची 2 है ये क्या होती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसमें बैंक क्या है, बैंक कोई भी नई स्थापित होती है तो सूचीबद्ध भी हो जाती है, अगर किसी बैंक को हटाना है, ठीक है, तो वो हटा भी सकती है। तो ये भारत सरकार पर निर्भर करता है। ओके, तो आप जानते हो भारत सरकार क्या करती है, जब विमुद्रीकरण भी करती है ना, तो विमुद्रीकरण का जो उल्लेखित विवरण दिया है वो ये बैंकिंग अधिनियम 1949 सॉरी जो 1934 वाला है, इसमें ये व्यवस्था की गई है, राइट। इसमें व्यवस्था ये की गई है कि अगर सरकार विमुद्रीकरण करती है तो ये सरकार को इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सरकार को इस चीज़ का परमिशन होता है कि वो विमुद्रीकरण कर सकती है, राइट। अवमूल्यन भी कर सकती है, मूल्यह्रास भी जिस प्रकार से अगर वो करना चाहे वो कर सकती है। गवर्नमेंट सरकार को जो आरबीआई अधिनियम 1934 का है, एक्ट है, उसके तहत से पावर होती है। ओके, अब बात ये आती है कि मान लेते हैं कि कोई बैंक सूचीबद्ध की गई है। अब वो बैंक क्या होती है, किसी भी परिस्थिति के अनुसार, किसी भी समस्याओं के अनुसार वो जूझ रही है, यानी कि उसका क्या होता है कि जो भी बैंक है, मान लो कोई भी है, जैसे दिवालिया हो रही है या उसका लाइसेंस रद्द हो गया, उसने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया है, लाइसेंस रद्द हो गया है और दिवालिया भी हो रही है, तो उनको क्या किया जाता है, यही आरबीआई जो एक्ट 1934 की अनुसूची 2 है, इसके तहत उसको बर्खास्त कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है, राइट। और जैसे ही हटाते हैं तो वो बैंक जो होती है एक्चुअली में वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं रह जाती है, ठीक, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं रह जाती है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक वही होती हैं, वो ही होती हैं जो अनुसूची 2 के तहत क्या होती हैं, सूचीबद्ध होती हैं। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वो इसीलिए गवर्नमेंट कराती है ताकि उन बैंकों को अगर किसी प्रकार की उनके साथ अगर ऐसी स्थिति बनती है या जनहित के विरुद्ध अगर कोई काम होता है, ठीक है, तो वो अनुसूची 2 के तहत उसको दिवालिया घोषित किया जाता है, 2 के तहत उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और वही बैंकें अनुसूची 2 में सूचीबद्ध होंगी जो बैंकें बैंकिंग अधिनियम 1949 तहत उसे लाइसेंस दिया गया हो, राइट, लाइसेंस दिया गया हो। और लाइसेंसित जो बैंकें होती हैं उन्हीं को ही क्या किया जाता है, अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध किया जाता है, अर्थात जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती हैं उन्हें अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, ओके, क्योंकि उन्हें लाइसेंसिंग की सुविधा नहीं दी जाती है, केवल उन्हें रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ ये नॉर्मल चीज़ें थी, आपको ये चीज़ें बेसिक है, और बेसिक अगर आपको क्लियर होता है तो इस प्रकार से समझना आना चाहिए। अब क्या होता है कि इसी के 2 भाग भी होते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो लाभ कमाने के लिए यूज की जाती हैं, और कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो केवल क्या होती हैं, उधार देती हैं, उधार जमा मतलब जमा राशि नहीं करती हैं, ओके, उधार देते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी बैंकें होती हैं। तो आप जानते हो कि इन बैंकों को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। शेड्यूल कमर्शियल बैंकें जो होती हैं इनको भी 2 प्रकार से देखा गया है। पहली बैंक जो होती है ये होती हैं कमर्शियल बैंक, राइट, ठीक, कमर्शियल बैंक यानी कि ये होती हैं वाणिज्यिक बैंकें, ये होती हैं वाणिज्यिक बैंकें। और कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो सहकारी टाइप की होती हैं, यानी कि साथ साथ काम करते हैं, उनको बोलते हैं सहकारिता पर आधारित बैंकें। ओके, तो ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये बैंकें स्थापित की गई हैं, सहकारिता बैंकें। तो सहकारी बैंकें हैं या कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं, उन बैंकों में आप जानते हो कई सारी बैंकें आती हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो सहकारी बैंक के भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो ये 2 टाइप की होती हैं, ओके, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव बैंकें क्या हैं, एक प्रकार की सहकारी बैंकें हैं। और ये जो बैंकें होती हैं ये देखा जाए तो दोनों जो टाइप हैं ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि सहकारी बैंक भी है ना, ये भी देखा जाए तो अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध होती है, राइट। इसी सहकारी बैंक को भी बैंकिंग अधिनियम 1949 तहत रजिस्ट्रेशन मतलब लाइसेंस मिला होता है, ओके। तो सहकारी बैंक कोई एक मामूली बैंक नहीं है, ये भी एक प्रकार की अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध है, और बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इसे भी क्या दिया गया है, लाइसेंस की सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं। अब जानते हो कुछ बैंकें ऐसी भी होती हैं जो लाभ कमाने के हेतु होती हैं। तो लाभ कमाने वाली बैंकें क्या क्या होती हैं, तो आप जानते हो कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जैसे सार्वजनिक बैंकें, आप देख लो। तो सार्वजनिक बैंकें क्या होती हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, या बोलते हैं पब्लिक बैंक। तो ये इस प्रकार की बैंकें होती हैं जो आप जानते हो पब्लिक हित के लिए ये काम करती हैं, राइट,
पब्लिक हित के लिए काम करती हैं। अगर किसी प्रकार का ये पब्लिक के विरुद्ध अगर कोई काम करती हैं, पब्लिक के विरुद्ध अगर कोई काम करती हैं, तो निश्चित रूप से सरकार क्या कर सकती है, इनको विनिवेश कर देगी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, मान लो कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घाटे में भी चलती हैं, कुछ बैंकें होती हैं जो लोगों को ज़्यादा टैक्स रखती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आप जानते हो टैक्सेशन का जो सिस्टम होता है, तो हर बैंक देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक है अपने अनुसार ये कोई कार्य कर ली। जैसे गवर्नमेंट जो बैंक होती है वो अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ निर्धारित कर देती, और कुछ बैंकें ऐसी भी होती हैं जो मतलब अपने अकॉर्डिंग डिसाइड तो करती हैं, राइट, लेकिन उन्हें आरबीआई के कुछ नियम रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र की बैंकें होती हैं, तो इन बैंकों में अगर आप देखा जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बैंक में देखा जाए तो क्या होता है कि यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं, गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं वो 50% प्लस 1 होते हैं, अर्थात यहाँ पर पूर्ण रूप से भी हो सकते हैं, साथ ही साथ 50% प्लस 1 भी हो सकते हैं। तो इन बैंकों को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक बैंकें। इन बैंकों को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक बैंकें। जबकि आपने कुछ चीज़ें ऐसे भी सुने हो, जैसे LIC का नाम सुना हो, GIC का नाम सुना हो, ठीक है। तो LIC एक प्रकार से GIC LIC हैं, ये क्या हैं, ये भी आप जानते हो, ये सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हैं, क्योंकि इसमें पता होना चाहिए ये गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं वो 100% यानी कि पूर्णतः गवर्नमेंट है, इसमें प्राइवेट नहीं होता है कुछ भी, निजी क्षेत्र मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप जानते हो मानक डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट का 50% प्लस 1, यानी कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में अगर 50% प्लस 1 गवर्नमेंट अगर उसमें क्या करती है, निवेश करती है, तो इसका मतलब है उस पर गवर्नमेंट का क्या है, नियंत्रण है। ओके, तो सार्वजनिक जो बैंकें होती हैं वो सभी प्रकार की ऐसी बैंकें जहां पर 50% प्लस 1 से गवर्नमेंट का अगर किसी प्रकार से उसमें निवेश हो रहा है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है, तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक बैंक ही होगी। तो आपको एग्जाम्पल में बता दें कि जैसे आप SBI ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हो इसका जो क्षेत्र है ये काफ़ी व्यापक है, राइट। तो ये जो होती है एक्चुअली में देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये इसका आपका ना खुद का एक अधिनियम है 1955 का, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 का है, तो इसी के तहत ये क्या करती है, काम करती है। ओके, लेकिन आप जानते हो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पे काम करती है, राइट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर ये काम करती है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये जो इंपीरियल बैंक थी 1921 में जब बनी थी, वो 3 बैंकों को मिलाकर बनी थी, मैंने आपको बताया था। ओके, याद करो, आपको मैंने बताया था इंपीरियल बैंक जो बनी थी 1921 में, तो वो किन 3 बैंकों को मिलकर बनी थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे मद्रास है, पश्चिम बंगाल है, ठीक, मुंबई, तो इनसे तीनों से मिलकर वो बनी थी। तो यही बैंक जानते हो क्या हुआ था जब 1905 इसको फिर बाद में इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया SBI का। तो SBI का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1955 में इसका खुद का एक अधिनियम बना, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम। इसी के तहत आप जानते हो इसे राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। ओके, इसी के तहत इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। वर्तमान में अगर देखोगे तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पे ये काम करती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप जानते हो जैसे लोन वगैरह लेना होता है या किसी को लोन प्रोवाइड कराना होता है, तो उस स्तर पर ये लेन देन ट्रांजेक्शन का काम होता है, ये SBI करती है। ओके, अब बात ये आती है कि ये जो बैंक अगर आप देखोगे ना, तो ये बैंक का पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन आप जानते हो ये क्या कर दिया है, इनका विलय हो गया है, राइट। SBI की पहले बहुत अलग अलग शाखाएं थी, पूरे भारत में आप जानते हो फैली हुई थी। तो स्टेट बैंक का जो SBI का कुछ ऐसी बैंकें थी जो सहयोगी के रूप में काम करती थी। जैसे सहयोगी के रूप में अगर बात की जाए, कुछ बैंकें ऐसी थी पहले SBI की जो सहयोगी में काम करती थी, लेकिन इनको अब विलय कर दिया गया है। आप देखा जाए तो जिसमें आप जानते हो त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर थी, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर थी, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्टेट बैंक त्रावणकोर, ओके, स्टेट बैंक मैसूर कर्नाटक वाला क्षेत्र, हैदराबाद, सौराष्ट्र, इंदौर, कुछ ऐसे नाम हैं जो
देखा जाए तो इसकी क्या है, ये सहयोगी बैंकें थी। ओके, ये क्या थी, सहयोगी बैंकें थी। लेकिन आप जानते हो इनमें में से कुछ ऐसी 6 बैंकें थी, इन्हीं में से 6 बैंकिंग था जिनका क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 2017 में 6 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इन्हीं बैंकों का। तो इनका विलय, सॉरी, इनका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण नहीं था, इनका क्या किया गया था, विलय कर दिया गया था। ओके, इनका क्या किया गया था, विलय। तो 6 बैंकों का क्या किया था, विलय कर दिया गया था। इतना आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। चलो तो आपको समझ में आ गया कि ये सार्वजनिक बैंकें कौन कौन सी हैं, वो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आप जानते हो कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ओके, भारतीय महिला बैंक, तो ये एक प्रकार की सार्वजनिक बैंकें हैं। क्या है, सार्वजनिक बैंकें हैं। तो सार्वजनिक बैंक में मैंने आपको बताया एसबीआई हो गई, भारतीय महिला बैंक है, ठीक, और पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये जो बैंकें हैं ये क्या है, सार्वजनिक बैंकें हैं। ये कैसी बैंकें हैं, सार्वजनिक बैंकें हैं। तो भारतीय महिला जो बैंक है, ये बैंक अगर आप देखोगे तो 19 नवंबर 2013 को स्थापित की गई थी। तो भारतीय महिला बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के विषय में तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको पहले ही बताया था, सबसे ऐसी बैंक थी, लाला लाजपत राय के द्वारा ये उनके सिफारिश के आधार पर स्थापित की गई थी। इसे 2013 में स्थापित किया गया था। ओके, चलो तो ये बैंकें क्या हैं, ये सार्वजनिक बैंकें हैं। ये कैसी बैंकें हैं, सार्वजनिक बैंकें होती हैं। और आप जानते हो ये लाभ कमाने के इच्छित होती हैं बैंकें। ओके, ये बैंकें जो हैं ये एक प्रकार की देखी जाए लाभ कमाने के ये इच्छित बैंकें होती हैं। इसके बाद आप जानते हो कि कुछ बैंकें ऐसी भी होती हैं जो उद्योग क्षेत्र में काम करती हैं। कुछ बैंकें ऐसी भी हैं जो उद्योग क्षेत्र में काम करती हैं, जिसमें आपने नाम सुना हो, इडबी है, सिडबी है, इनके भी आपने नाम सुना हो। और भी आपने देखा हो जैसे नाबार्ड भी। नाबार्ड आप जानते हो जो क्या करता है, जो बिल्कुल निचले जो निजी लोग होते हैं उनको क्या है, लोन प्रोवाइड कराता है। लेकिन आप जानते हो वो डायरेक्ट व्यक्तियों को लोन नहीं देता है, ठीक है, वो डायरेक्ट व्यक्तियों को लोन नहीं देता, वो संस्थाओं को देता है। तो संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्तियों को प्रोवाइड कराती रहती हैं। तो ये जो बैंकें आपने देखी हो जो कहीं ना कहीं देखा जाए उद्योग क्षेत्रों में भी काम करती हैं, तो आप जानते हो इनमें आपने नाम सुना हो, जैसे इडबी बैंक का नाम सुना हो। तो इडबी क्या है इडबी तो इंडस्ट्रियल जो बैंक ऑफ इंडिया की है, ठीक है, ये देखा जाए तो शुरुआत में ये बैंक एक प्रकार का देखा जाए तो ये शुरुआत में ये बैंक नहीं थी। ओके, इडबी जो थी शुरुआत में ये बैंक नहीं थी, लेकिन इसे बाद में लाइसेंस दे दिया गया था। बाद में इनको लाइसेंस दे दिया गया था 1949 के तहत, इसको बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत जब इसे लाइसेंस दे दिया गया तो ये एक तरह से पूर्णतया बैंक बन गई। लेकिन पहले ये बैंक नहीं थी इडबी, राइट, ये भी एक सार्वजनिक बैंक है, लेकिन अब सार्वजनिक बैंक बन गई है। लेकिन ये पहले देखा जाए तो ये बैंकिंग अधिनियम 1949 तक इसको लाइसेंस नहीं दिया गया था। उद्योग क्षेत्र में काम करती थी लेकिन इसको किसी प्रकार का लाइसेंस सुविधाएं नहीं थी। लेकिन 1949 का तब अधिनियम के तहत को जब लाइसेंस मिल गया तो यही जो इडबी है ये पूर्णतया बैंक हो चुकी है। क्या हो गई है, पूर्ण बैंक बन गई है, राइट। मैंने आपको बताया ही था जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा वो बैंक नहीं मानी जाती है, वो बैंक नहीं मानी जाती। वर्तमान में देखोगे तो एक सिडबी भी आपने नाम सुना हो, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल जो बैंक है, यानी कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं उन क्षेत्रों में ये लोन प्रोवाइड कराती है। ओके, जो छोटे उद्योग होते हैं उनमें क्या कराती है, ये लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन आप जानते हो ये जो है पूर्ण बैंक नहीं है, राइट, ये पूर्ण बैंक नहीं है। इसलिए आप जानते हो कि ये जो बैंकें होती हैं ये जमा राशि को नहीं लेती हैं, लोन देती हैं। ओके, तो हमेशा याद रखना जो लाभ कमाने के इच्छुक बैंकें होती हैं वो बैंकिंग अधिनियम 1949 तक स्थापित होती हैं, राइट। जबकि कुछ बैंकें ऐसी भी होती हैं जो लाभ कमाने के लिए नहीं होती हैं लेकिन वो लोन प्रोवाइड कराती हैं। वो बैंकों को बैंकिंग अधिनियम 1949 तहत उनको क्या किया जाता है, सूचीबद्ध या उनको क्या लाइसेंस की सुविधा नहीं दी जाती है, राइट। तो ऐसी बैंकें भी होती हैं। तो आप जानते हो सिडबी जो है एक्चुअली में ये जो बैंक है ये लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ये जमा नहीं कराती है, केवल केवल ये लोन देती है।
तो ये इसको किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, राइट। बैंकिंग अधिनियम 1949 का इसको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो ये बैंक आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि ये बैंक जो है सिडबी, ये स्मॉल जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, इन क्षेत्रों में कोई भी अगर स्थापित करना चाहता है तो उनको ये क्या कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है, राइट। लेकिन लोन ऐसा नहीं देती है कि किसी को भी ऐसी लोन दे दे, ठीक है। इसके तहत सब कुछ प्रमाणित दर्जा या आपकी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि ये गवर्नमेंट को या सिडबी को दिखा सके, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, आपने पीएसयू नाम सुना हो। तो पीएसयू क्या है वो भी आप जानते हो, एक प्रकार की गवर्नमेंट की ही क्या है वो कंपनियां मानी जाती हैं, तो वो गवर्नमेंट की ही कंपनियां होती हैं, ठीक है। पीएसयू आपने नाम सुना हो। चलो, तो उम्मीद करते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं उसमें आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी हैं। जैसे इडबी हो गई, ठीक है, एसबीआई है, पंजाब है, भारतीय महिला बैंक है, ये सभी बैंकें क्या है, ये हैं आपकी सार्वजनिक बैंकें। ये कैसी बैंकें हैं, सार्वजनिक बैंकें। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सार्वजनिक बैंकें समझ में आ गई। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे प्राइवेट बैंकों की। तो प्राइवेट बैंकें एक्चुअली में क्या होती हैं, इनको थोड़ा समझ लो। सिडबी तो समझ में आ ही गया होगा, ओके। चलिए, तो प्राइवेट बैंकें की अगर बात की जाती है तो प्राइवेट बैंकें ऐसी बैंकें होती हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निजी क्षेत्रों में ये काम करती हैं, ओके। ये निजी क्षेत्रों में काम करती हैं, तो जिसमें आपने नाम सुना हो, जैसे आईसीआईसी बैंक का नाम सुना हो, ठीक है, बंधन बैंक का नाम सुना हो, तो ये बैंकें क्या हैं, प्राइवेट बैंकें हैं। प्राइवेट बैंकें, तो प्राइवेट बैंकें कैसे कौन सी बैंक होती हैं, वो सभी बैंकें जहां पर 50% प्लस वन में निवेश किसका हो, निजी किसी संस्था का हो, निजी किसी संस्था का हो, उसमें सरकार का इतना फंड ना जमा हो, ओके। यानी कि आप जानते हो कि सरकार का 50% प्लस वन है तो सार्वजनिक बैंक हो जाएगी, जबकि प्राइवेट बैंक क्या होती है, ऐसी बैंक होती है जिसमें 50% प्लस वन जो होता है वो किसी निजी संस्था का या किसी निजी व्यक्ति का उसमें वित्त पोषित किया गया हो, इसलिए वो बैंकें होती हैं प्राइवेट बैंकें। तो प्राइवेट बैंक आप जानते हो कौन कौन सी होती हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक है, ओके, ये क्या है, प्राइवेट बैंक है, राइट। दूसरी बैंक आप जानते हो बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक को पता होना चाहिए आपके बारे आप बैंक को क्या होती है, प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक का आपने नाम सुना हो, राइट, एक्सिस बैंक का नाम सुना हो। इसी के साथ साथ आप जानते हो एचडीएफसी का नाम सुना हो। तो ये बैंकें जो हैं, राइट, ये जो बैंकें हैं एक्चुअली में देखा जाए तो कैसी हैं, ये होती हैं प्राइवेट बैंकें, राइट। ये कैसी है, प्राइवेट बैंकें। तो प्राइवेट बैंक में आप जानते हो कि ये भी बैंकें होती हैं, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इनको लाइसेंस दिया जाता है। और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं इसके इनमें क्या होता है, इसी के अंतर्गत आती हैं ये भी। दूसरी बात, ये अनुसूची 2 के तहत रजिस्टर्ड इनको किया जाता है, सूचीबद्ध इनको किया जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक आपको समझ में आ गई कौन कौन सी हैं, आईसीआईसी, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। चलो, तो इन पे जो सरकार या जो बैंक के क्या होते हैं, कुछ मानक होते हैं या जो टूल्स होते हैं इस पे समान रूप से लागू होते हैं। तीसरी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप जानते हो विदेशी बैंकों को हम शामिल कर लेते हैं। क्या विदेशी बैंकें, तो विदेशी बैंकें आप जानते हो ऐसी बैंकें होती हैं, ऐसी बैंकें होती हैं जहां पे आप जानते हो कि 50% प्लस विदेशी जो लोग होते हैं उनका मतलब इसमें क्या होता है, योगदान होता है, राइट। और इसमें आप जानते हो क्या होगी, जो विदेशी लोग होते हैं वो अपना खाता खोलते हैं, ओके। तो विदेशी बैंकें वे सभी बैंकें होती हैं जिसमें 50% प्लस वन योगदान जो है विदेशी लोगों का होता है। दूसरी बात, इसमें खाते जो होते हैं विदेशी लोगों के ही खाते इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये बैंकें जो होती हैं भारत क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन आप जानते हो कि ये है तो भारत के अंदर ही, लेकिन इसमें योगदान जो रहेगा 50% प्लस वन वो विदेशी लोगों का रहता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में बैंक स्थापित करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन आप जानते हो वो विदेशी बैंक बोली जाएगी और उसमें 50% प्लस वन जो रहेगा योगदान उसका माना जाएगा।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको विदेशी बैंक आपको समझ में आ गई। चलो, चौथी बैंकें होती हैं वो होती हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप जानते हो, इनको आरआरबी भी बोलते हैं। और ये जो है ना, नरसिम्हन जो समिति थी, के नरसिम्हन समिति 1975 की, नरसिम्हन नरसिम्हा जो थे उनकी समिति थी, ठीक है। तो उसी समिति की सिफारिश पर एक अध्यादेश लाया गया था, उसी के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक थी उनको स्थापित किया गया था। जो क्षेत्रीय लेवल पर जो ग्रामीण बैंकें हैं उनको स्थापित किया गया था। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप जानते हो कि नाबार्ड आपने नाम सुना हो, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ये भी काम करता है। ओके, लेकिन आप जानते हो ये जो बैंक है ये डायरेक्ट किसी छोटे लोगों व्यक्तियों को नहीं देता है लोन, समझ रहे हो। तो आरआरबी में आपको पता होना चाहिए कि इसके कुछ मानक जैसे निर्देश शर्तें होती हैं कि ये बैंक जो पहले थी आरआरबी, ये पहले ओपन मार्केट में काम नहीं करती थी। ओपन मार्केट में ये पहले काम नहीं करती थी। ओपन मार्केट का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए मतलब कि ओपन मार्केट का मतलब है कि जैसे एक बैंक दूसरी बैंक से जब लोन लेती है ना, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि जब एक बैंक होती है जब दूसरे बैंक से लोन लेती है, ओके, तो मैंने आपको मीबोर की बात बताई थी। मीबोर के माध्यम से जब लोन लेते हैं तो मीबोर अब वही व्यवस्था जो थी मीबोर वाली इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहले नहीं दी गई थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इन बैंकों को भी ये व्यवस्था प्रोवाइड करा दी गई है कि ओपन मार्केट के तहत ये भी किसी दूसरी बैंक से ये लोन ले सकते हैं, राइट। तो आरआरबी आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार की बैंकें होती हैं। तो पहली जो बैंक थी आरआरबी वो यूपी के मुरादाबाद में स्थापित की गई थी, ठीक है। यूपी के मुरादाबाद में इसको पहले स्थापित किया गया था। इसके बाद आप जानते हो जो यूपी मुरादाबाद में थी इसका नाम लिख लो प्रथना बैंक। क्या नाम था, प्रथना बैंक, राइट। ये इस प्रकार की बैंक थी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही है, ओके, इसका नाम था प्रथना बैंक। चलो, फिर बाद में देखो कई जगह खोलने लगी, जैसे गोरखपुर में, मालदा, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार से देखा जाए तो फिर स्थापित हो गई, ठीक है। और इसमें अगर आप जानते हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें लगभग 50% अपना योगदान देती है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में, और 35% जो होता है वो सिंडिकेट बैंकों का रहता है, राइट। जो सिंडिकेट बैंकें हैं वो 35% सिंडिकेट बैंक का मिलेगा इसमें, और 50% जो है वो गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और 35% जो योगदान है वो सिंडिकेट बैंक का रहता है, और निजी क्षेत्रों का भी इसमें देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जानते हो इसमें जो वित्त पोषण रहता है वो सबसे ज़्यादा सरकार का रहता है। और ये एक प्रकार की देखी जाए तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, यानी कि जो केंद्र प्रायोजित का मतलब ये है कि इसे सीधा सीधा देखा जाए तो केंद्र द्वारा ही इसको रेगुलेट किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो सीधे केंद्र द्वारा ही इनको क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं 50%, ठीक है। चलो, तो इतना आपको समझ आना चाहिए। तो पहले ये भी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें थीं शुरुआत में 195 बैंकें कम से कम हो गई थीं, लेकिन अब देखा जाए तो ये 43 बैंकें बची हैं, ठीक है। सभी का विलय कर दिया गया है धीरे धीरे, तो इन बैंकों में केवल 43 बैंकें ही ये बची हैं, पहले ये 195 बैंकें थीं। चलो तो 2013 तक इनको विलय कर दिया गया है। जो नचिकेत समिति थी उसके तहत आप जानते हो नचिकेत समिति आई थी, तो नचिकेत समिति के तहत 195 बैंकें थी, इसमें से केवल 43 बैंकें ही बची हैं और सभी का विलय कर दिया गया था। तो नचिकेत मोर समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी, और इसी समिति की सिफारिश से आप जानते हो जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम था, डिस्ट्रीब्यूट जो डीबीटी आपने सुना हो, तो डीबीटी जो था डिस्ट्रीब्यूट वाला, तो ये नचिकेत मोर समिति की सिफारिश के आधार पर ही स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसी की नचिकेत मोर समिति की स्थापित पर ही आप जानते हो कि कुछ ऐसी बैंकें भी स्थापित की गई जो देखा जाए तो
जैसे पेमेंट बैंक का नाम आपने सुना हो, पेमेंट बैंक का है, स्मॉल बैंक है, इन बैंकों को भी स्थापित किया गया था। ठीक है, ये नचिकेत मूर समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए। चलो, तो आपको विदेशी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक बैंक, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये एक प्रकार की कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, ये सभी जो है कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आती हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गई कॉमर्शियल बैंक। अब बात करते हैं सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक आप जानते हो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के ही हैं। तो सहकारी बैंक मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इस प्रकार की बैंकें होती हैं जो देखा जाए तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बढ़ावा देती हैं, साथ ही साथ ये वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देती है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब यही है कि ये वित्त पोषण को सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि ये निजी क्षेत्र मतलब कि सबसे निचले स्तर पर ये काम करती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये भी आप जानते हो सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इनको क्या है स्थापित की जाती हैं, कंपनी अधिनियम 2013 तक रजिस्टर की जाती हैं, साथ ही साथ ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती हैं और अनुसूची 2 के तहत इनको क्या किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। तो ये सहकारी बैंक जो हैं तो इनको भी आप जानते हो, जैसे आपने सहकारिता का नाम सुना हो, तो सहकारिता जो है एक ऊपर से निचले तक काम करती है। सहकारिता का मतलब आप जानते हो साथ साथ काम करना। ओके, तो साथ साथ काम करने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो साथ साथ काम करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी हो, तो अगर आप जानते हो किसी सामूहिक रूप से अगर वो काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो वो होती है सहकारिता। इससे क्या है कि इससे क्या है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और जनहित में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन के साथ साथ आप जानते हो जो लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है उनको फंड प्रोवाइड कराती है, उनको मुहैया कराती है। तो इससे क्या होता है कि जो वित्त विकास है उसमें बढ़ोतरी होती है, आर्थिक विकास में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो सहकारी बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति काम नहीं करता है, कई सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, कई सारे लोग काम करते हैं, तो इस प्रकार से समझ में आना चाहिए। तो सहकारी बैंक के अंतर्गत मतलब आप जानते हो कुछ ये निजी स्तर पर काम करती हैं और आप जानते हो कि अगर सहकारी बैंक आप जानते हो ये तो सब कुछ हो गया। मान लो अब क्या होता है कि ये सहकारी बैंक में 10 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, राइट। तो 10 व्यक्ति क्या करते हैं, तो अपना अपना क्या है अपनी सुविधा के लिए, अपने हित के लिए ये क्या करते हैं 1,000 रुपये मतलब एकत्रित करते हैं। ठीक है, समय समय पर महीने पे मान लो 1,000 एकत्रित करते हैं, तो इस प्रकार से ये 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसी आवश्यकता में या इमरजेंसी में तो यही 10 व्यक्ति में एक अध्यक्ष होता है। ऐसा तो है नहीं कि 10 व्यक्ति की सिफारिश सभी की एक समान हो, तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हों कि उस व्यक्ति के खिलाफ हो, सिफारिश ना करें, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको मतलब रुपए नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक अध्यक्षता भी होती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उनकी सिफारिश के आधार पर आप जानते हो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, किसी गरीब है तो उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन ये याद रखना वो व्यक्ति जो जिसे रुपए दिए गए हैं वो इसका मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है तो ये सहकारी बैंक जो होती है उसको लोन नहीं देगी। ठीक है, तो ये ब्याज मुक्त होता है। कैसा होता है? ब्याज मुक्त होता है। तो इसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं होता, ये याद रखना, ये ब्याज मुक्त होती हैं। इसलिए आप जानते हो ये सहकारी बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखे हो लोग नहीं एकत्रित हो जाते हैं तो वो करा लेते हैं, लेकिन आप जानते हो उसके लिए इन सभी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। सहकारी बैंकें जो होती हैं इस प्रकार की होती हैं। और आप जानते हो कि एक प्रकार की औपचारिक बैंकें ने मान सकते हैं, और इनका संरचना जो है वो त्रिस्तरीय मानी जाती है। संरचना जो है इन बैंकों की त्रिस्तरीय मानी जाती है। चलिए, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं सहकारी बैंकों में, लेकिन आप जानते हो सहकारी बैंक जो है वो एक अधिनियम आपने नाम सुना हो 1904 का सहकारिता अधिनियम, राइट। सहकारिता अधिनियम, और ये जो अधिनियम था वो सहकारी समिति के तहत ही इनको अधिनियम आया था, राइट। तो फिर आप जानते हो इसी के तहत ये जो बैंकें थीं
इनका कॉन्सेप्ट लाया गया था। और आप जानते हो ये एक प्रकार की त्रिसंरचनात्मक ये बैंक होती है। चलो, तो त्रिसंरचनात्मक में त्रिस्तरी का मतलब आप समझ सकते हो इस प्रकार से, जैसे अगर समझना चाहो, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे और नीचे पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जानते हो जो सबसे नीचे होती हैं इसमें होती है प्राथमिक गैर साख समिति। तो ये एक प्रकार की देखी जाए तो प्राथमिक गैर साख समिति, ठीक है। तो प्राथमिक गैर साख समिति जो है ये सबसे निचले स्तर का त्रिस्तरीय संरचना में आती है। ये भी एक सहकारी बैंक ही है, लेकिन आप जानते हो ये प्राथमिक गैर साख समिति है, प्राथमिक गैर साख समिति है। तो ये आप जानते हो जो होती हैं ये पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली जो है वो स्वतंत्र हो, नीचे वाली उससे स्वतंत्र हो। एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक दूसरे से इनका एक संबंध होता है, राइट, एक दूसरे से इनका एक संबंध होता है। तो एक संवादात्मक एक अनुबंध के तरीके से ये काम करते हैं। तो प्राथमिक गैर जो समिति साख समिति है ये भी एक प्रकार की देखा जाए तो सहकारी बैंक ही मानी जाती है, राइट, ये भी सहकारी बैंक ही मानी जाती हैं। और इसके बाद आप जानते हो सेकंड नंबर पे बैंकें आती हैं, उनका नाम है केंद्रीय जिला सहकारी समिति, केंद्रीय जिला सहकारी समिति। तो केंद्रीय जिला सहकारी समिति हो गई। जो सबसे ऊपर टॉप पे आती है, इस टॉप पे जो बैंक है वो है राज्य सहकारी बैंक। यानी कि देखो राज्य सहकारी बैंक जो है एक्चुअली में ये टॉप पे मानी जाती है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो ये तीनों जो हैं अपने अपने क्षेत्र में काम जरूर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण स्वतंत्र हो, इन पर नियंत्रण होता है, ठीक है, इन पर सरकार का नियंत्रण रहता है और ये इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो ये त्रिसंरचनात्मक है। कैसी हैं? इनकी अगर आप संरचना देखोगे तो त्रिस्तरीय है। तो सहकारी बैंक आपको समझ में आ गई। कोऑपरेटिव बैंक कैसी बैंकें होती हैं? ये एक प्रकार की इस प्रकार की बैंकें होती हैं जो सामूहिक रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये त्रिस्तरीय रूप से काम करती हैं, जिसमें कुछ सामूहिक लोग होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, सरकार हो, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या होती है, एक साथ साथ एक दूसरे को मिलजुल कर ये काम करते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको सहकारी बैंकें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद 5वें नंबर पे आती हैं, वो आती हैं इसी में कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। चलो, तो कोऑपरेटिव बैंक आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की होती हैं। ये भी आप देखोगे ना तो ये भी बैंकिंग अधिनियम 1949 से इनको लाइसेंस की सुविधा दी जाती है और इन्हें भी अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध किया जाता है, राइट। और ये आपने नाम सुना हो जैसे भूमि विकास बैंक, ठीक है। ये जो है भूमि विकास बैंक जो है एक्चुअली में ये बैंकें जो होती हैं इनमें अगर आप देखोगे ना तो ये आरबीआई के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तो ये नियंत्रण में नहीं रहती, क्योंकि ये इनका जो सीआरआर होता है ना ये अपने पास खुद रखते हैं, राइट। जैसे आप जानते हो कोई भी बैंकें होती हैं, जैसे आपको मैंने बताया वाणिज्यिक बैंकें, ठीक, सार्वजनिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जो भी बैंकें बताई मैंने, तो उन पे आप जानते हो सीआरआर जो होता है वो किन पे, आरबीआई के यहाँ पे रखा होता है। सीआरआई का जो शेयर होता है वो आरबीआई के पास रखा होता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंकें जो होती है तो उनका जो सीआरआर है ये अपने पास रखती हैं, राइट, अपने पास रखती है। तो इस पर नियंत्रण जो रहता है आरबीआई का वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। लेकिन भूमि विकास बैंक आपने नाम सुना हो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो देखा जाए तो भूमि क्षेत्र को लेकर के ये लोन प्रोवाइड कराती है, यानी कि भूमि विकास यानी कि जमीन के क्षेत्र से संबंधित ये बैंक है, ओके। तो ग्रामीण स्तर पर ये काम करती है और ये सीआरआर है अपने पास ही रखती है, इतना समझ में आना चाहिए। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको कोऑपरेटिव बैंकें ये भी समझ में आ गई हैं। इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं, बस नॉर्मली है, आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें क्या होती हैं? ये एक प्रकार की इस प्रकार की बैंकें होती हैं जो आप जानते हो ये लाभ कमाने के लिए नहीं होती हैं, राइट, ये लाभ कमाने हेतु नहीं होती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये देखा जाए तो लेन देन दोनों टाइप से नहीं करती हैं, लेन देन दोनों टाइप से नहीं करती हैं। जैसे आपने सुना हो एनबीएफसी, एनबीएफसी आपने नाम सुना हो, यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल एक प्रकार का कंपनी है। ये भी एक प्रकार की बैंक ही है, लेकिन ये नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। यानी कि ये बैंक देखी जाए तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इनको लाइसेंसिंग सुविधा नहीं मिलती है, ओके। ये रजिस्ट्रेशन तो होती है इसके तहत कंपनी अधिनियम 2013 के तहत में,
लेकिन इनको लाइसेंस से सुविधा नहीं मिलती है, तो इसलिए आप जानते हो ये नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। दूसरी बात आप जानते हो, मैंने आपको बताया ही है कि एनबीएफसी में जैसे आप जानते हो कि ये क्या करती है, जमा नहीं करती है, ये जमा राशि नहीं कराती है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने सिडबी भी बताया था, ये भी एक प्रकार की नॉन कमर्शियल बैंक टाइप की है, लेकिन आप जानते हो ये देखी जाए तो सार्वजनिक बैंक मानी गई। क्यों? क्योंकि इसमें सार्वजनिक बैंक में ये आ जाती है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो ये सार्वजनिक किस प्रकार से है, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड कराती है स्मॉल बैंक। ये क्या है, स्मॉल जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड कराती है। तो ये भी एक प्रकार का नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल ही बैंक में आ जाएगी, क्योंकि इसको भी आप देखोगे तो ये बैंकिंग अधिनियम 1949 से इसको लाइसेंस की सुविधा नहीं दी गई है। चलो, तो सिडबी है, एनबीएफसी है, ये कुछ इस प्रकार की बैंकें होती हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, और खास इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलो, और ना ही ये एनबीएफसी जो होती हैं ना अनुसूची 2 के तहत रजिस्ट्रेड होती हैं, क्योंकि जब बैंकिंग अधिनियम 1949 का लाइसेंस नहीं मिलेगा तो इनको सूचीबद्ध भी नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत आप जानते हो और भी होती हैं, जैसे पेमेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक आपने नाम सुना हो, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये भी आप देखोगे सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक क्षेत्र में काम करती हैं, पब्लिक हित जनहित के काम करती हैं। क्या ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है? क्या नहीं, ये भी एक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। इसके बाद पेटीएम बैंक आपने नाम सुना हो, तो पेटीएम बैंक भी एक प्रकार की देखी जाए तो ये क्या है, ये भी नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो कुछ इस प्रकार की बैंकें होती हैं। तो इन बैंकों को आप अगर देखोगे ना, तो ये भी नचिकेत मूर समिति जो थी, नचिकेत मूर समिति, उसकी सिफारिश के आधार पर, ठीक है, को स्थापना की गई थी। चलो, तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये बैंकें जो होती हैं बहुत अच्छा काम करती हैं, एनबीएफसी, सिडबी, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम बैंक, और बहुत सारी हैं। आप करंट अफेयर देखना, उसमें बहुत सारी बैंकें आपको मिल जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकें क्या होती हैं और शेड्यूल कमर्शियल बैंकें क्या होती हैं। अब आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ आपने सुने हो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी ही और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बैंक क्षेत्र से जुड़ी हैं, लघु उद्योग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, या आप जानते हो कुछ ऐसे भी देखा हो आपने जो कॉरिडोर क्षेत्रों में वो काम कराते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि कोई चीज़ें स्थापित होती हैं तो उसके संदर्भ में आप जानते हो वो मटेरियल सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। और एक चीज़ तो आपको पता ही है कि जैसे कई बैंकें ऐसी होती हैं दिवालिया वैलिया हो जाती हैं, या किसी प्रकार से उनका जो एनपीटी है या उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या होता है एक प्रकार से गवर्नमेंट देखा जाए तो वो भी 91 दिन में जब उनको नहीं मिल पाता है, उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, तो उस टाइम पे नहीं मिल पाता है, ज़्यादा ज़्यादा वो लोन देती रहती हैं, तो इसलिए वो घाटे में चली जाती हैं, ठीक है। तो उनके विषय में हम आगे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो बैंकिंग सिस्टम है इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलो।